और यहाँ पे v है, तो फिर ये TDS इक्वेशन जो है वो तीन वेरिएबल में आता है, तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो डेट इज़ वाई उसको हमने इंताल्पी के फॉर्म में, मैंने आपको तो एक हिंट दिया था कि आप उसको इंताल्पी के फॉर्म में कर लें। बाकी यू को हम पी और वी में लिखेंगे, तो वी ऑलरेडी अब वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो ये जो हमारा इक्वेशन है TDS वाला, ये हमारे पास दो वेरिएबल में आ जाएगा, पी और वी में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो जो कल वाला था टी एंड पी, वहाँ पे अगर हम इसी तरह यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे यू को हम टी और पी पे, तो यू सी हियर के एक टी वेरिएबल हो जाएगा, एक पी वेरिएबल हो जाएगा, और वी ऑलरेडी यहाँ पे है। तो किसी इक्वेशन को ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल में लिखना जो है उसके सोल्यूशन के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो चूंकि मुश्किल काम है, लिहाजा वहाँ पे हमने यू नहीं लिया है, बल्कि वहाँ पे हमने इंताल्पी लिया हुआ है, ताकि आपके पास जो नंबर ऑफ वेरिएबल है वो कम हो जाए। ओके, सो अगर यू पी और वी का फंक्शन है, तो नॉर्मली you can write that du is equal to partial partial u by partial p at constant v dp plus partial u by partial v at constant p dv। तो लेट सपोज अगर मैं इसको इक्वेशन वन के देता हूँ और इसको मैं इक्वेशन टू के देता हूँ, तो अगर मैं टू को वन में पुट कर देता हूँ, तो इक्वेशन वन को फिर मैं लिख सकूँगा टी, ये go to this. So T ds is equal to partial u by partial p at constant v dp plus partial u by partial v at constant p dv, और p dv अपनी जगह पे। अब यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है p और dv, तो हम इसको दो पार्ट में लिख देते हैं। सो दिस कम्स आउट टू बी partial u by partial p एक कांस्टेंट v dp, ये p वाला पार्ट है, और पार्शियल u बाय पार्शियल v एट कांस्टेंट p प्लस p, ये dv वाला पार्ट है। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो यू सी हियर कि हमारा जो TDS है वो p और v डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब है कि जो ds है, दिस इज, इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/t partial u by partial p at constant v dp plus again 1/t partial u by partial v at constant p plus p dv। Let's suppose this is, या अगर वैसे नंबर ऑफ इक्वेशन बढ़ जाएंगे, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह दें। ओके, तो इसका मतलब है कि हमारा जो s है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ p and v। So if s is a function of p and v, so ds is equal to partial s by partial p at constant v dp plus partial s by partial v at constant p dv। This is equation number 4 for example। अब अगर हम इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करें, and 4, so what you can write, यहाँ पे जो dp का कोफिशेंट है और यहाँ पे जो dp का कोफिशेंट है वो इक्वल होगा, और यहाँ पे जो dv का कोफिशेंट है और यहाँ पे जो dv का कोफिशेंट है वो आपस में इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास पार्शियल s बाय पार्शियल p एट कांस्टेंट v इज इक्वल टू 1/t partial u by partial p at constant v
So let this is equation number 5 and वहाँ से partial s by partial v at constant p is equal to 1 by t partial u by partial v at constant p plus p. Let's suppose this is equation number 6. अब हम इक्वेशन 5 और 6 को मज़ीद जो है वो यूज़फुल फॉर्म में लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल इक्वेशन 5 को हम फर्दर ऐसे लिखते हैं कि पार्शियल एस बाई पार्शियल पी एट कांस्टेंट वी इज इक्वल टू 1 बाई टी. सो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ पार्शियल यू बाय पार्शियल टी एंड टू partial t divided by partial p at constant v. I don't remember इस टेक्निक को मैथमेटिक्स में स्पेशल नाम देते हैं, क्या उसको कहते हैं? ये डिफरेंशियल इक्वेशन में हम करते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेल्टा टी नीचे आ गया ऊपर आया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. इसको मैथमेटिक्स में एक स्पेशल नाम देते हैं, किसी चेन को रूल. याद है? जी सर चेन रूल, अगर हम चेन रूल. या अगर एक वेरिएबल. या इट्स चेन रूल. ओके सो अब हम दिस इज 1 बाई टी. ये हमारे पास सी वी ये वाला डेल्टा पार्शियल यू बाई पार्शियल टी, ये सारी वी यहाँ पे है. सो पार्शियल यू बाई पार्शियल टी एट कांस्टेंट वी इज इक्वल टू सी वी. और कल हमने ये किया हुआ था पार्शियल टी पार्शियल पी कांस्टेंट वी. सो दिस इज वो पार्शियल पी बाई पार्शियल टी था, तो उसका फिर हम अपोजिट जो है ये लेते हैं. ओके सो ये आपके पास एक और यूजफुल इक्वेशन आ गया है. यू कैन कॉल इट इक्वेशन नंबर 7. ओके आपको मालूम है इस पर आइसोथर्मल एक्सपेंशन और बी जो है वो वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेशन. ओके इस तरह हम इक्वेशन नंबर 6 को भी इन टर्म्स ऑफ के और बी जो है वो लिख सकते हैं. तो इक्वेशन नंबर 6 implies that partial s by partial v at constant p is equal to 1 बाई टी. और इसको मैं ऐसे लिखता हूँ पार्शियल बाय पार्शियल v एंड टू u प्लस पी वी. तो ये क्या आ जाएगा पार्शियल यू बाई पार्शियल वी आ जाएगा एट कांस्टेंट पी प्लस वी, क्योंकि पी यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट होगा तो पार्शियल यू बाई पार्शियल यू 1 हो जाएगा तो यू एल है. तो ये एग्जैक्टली वही चीज़ आपके पास आ जाएगी. लेकिन आपको पता है जो u प्लस पी भी है दिस इज इंथैल्पी. तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ पार्शियल बाई पार्शियल वी, बल्कि इसको मैं एच एट कांस्टेंट पी, या इसको मैं ऐसे लिखता हूँ जो मैंने ऊपर वाली इक्वेशन के साथ किया था चेन रूल पार्शियल एच बाय पार्शियल टी एट कांस्टेंट पी और पार्शियल टी डिवाइड बाय पार्शियल वी एट कांस्टेंट p. So this is equal to 1 by
टी, ये वाला जो है ये सी पी के बराबर है। सर जी, सर ये U प्लस पी वी की समझ नहीं आई। किस चीज़ की? ये ये एच U एच प्लस P। एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। इंथाल्पी हमारे पास इसकी डिफिनेशन है, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। तो इस पे मैं अगर लेकिन पार्शियल बाय पार्शियल वी अप्लाई करता हूँ तो दिस इज पार्शियल यू बाय पार्शियल वी आ जाएगा। ओके, और कांस्टेंट पी, तो इसके लिए पी हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, और पार्शियल वी बाय पार्शियल वी, तो ये एग्जैक्टली वही चीज़ बन जाएगा। यू सी हियर, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 में है। नहीं, अभी समझ नहीं आया? नो सर समझ नहीं आ रही। ओके, ऐसे करते हैं। मैं दोबारा से इसको मिटा देता हूँ। ओके, ये अगर मैं ऐसे लिखूं, पार्शियल बाय पार्शियल वी इनटू यू प्लस पी वी एट कांस्टेंट पी, तो ये मैं अप्लाई करता हूँ। सो दिस इज पार्शियल यू बाय पार्शियल वी एट कांस्टेंट पी प्लस पी इनटू पार्शियल वी बाय पार्शियल वी। ओके, तो ये वन हो जाएगा, सॉरी दिस इज वन। तो व्हाट यू हैव, दिस इज partial u by partial v at constant p plus p। तो ये क्या है? दिस इज एग्जैक्टली दिस थिंग यू सी हियर। तो मैं उस चीज जी के सर। तो मैं ये जो ये चीज जो उधर इक्वेशन नंबर 6 में है, उसकी जगह मैं ये लिखता हूँ। और ये मैं इसलिए लिखता हूँ कि आगे मुझे एक सिंगल वेरिएबल दे रहा है, इंथाल्पी। समझ आया? जी सर समझ आ गई। ओके, तो मैं इसको हटाता हूँ। ओके, तो ये मैंने लिखा, तो अब ये वन बाई टी पार्शियल बाई पार्शियल वी, और इसकी जगह मैं एच लिखता हूँ। थोड़ा सा एक स्टेप और कर। सो दिस कम्स आउट टू बी वन बाई टी पार्शियल एच बाई पार्शियल वी एट कांस्टेंट टी। ये हो गया। तो आई कैन राइट दिस इज वन बाई टी, चेन रूल दोबारा अप्लाई करते हैं। सो पार्शियल एच बाई पार्शियल टी एट कांस्टेंट टी एंड partial t by partial v at constant p. So partial h by partial t at constant p, this is cp, this is cp। और ये अगर आपको वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का याद है, तो बीटा इज इक्वल टू वन बाई वी, एंड दिस इज पार्शियल वी बाई पार्शियल टी। ओके, तो यहाँ पे आपके पास पार्शियल टी बाय पार्शियल वी है, तो इसको मैं अगर इस तरह से रिवर्स कर देता हूँ, तो ये आप इधर लेके जाए तो ये बीटा वी हो जाएगा, पार्शियल वी बाय पार्शियल टी। या अगर आप कांस्टेंट पी लगा दे, ये लगा दे, तो वहाँ पे पार्शियल टी बाय पार्शियल वी है, तो वन बाय बीटा वी इज इक्वल टू पार्शियल टी बाय पार्शियल वी एट कांस्टेंट पी। तो यू सी, इस जगह मैं क्या लिखता हूँ, वन बाय बीटा वी। सही है? सो यू हैव cp t beta v, so this is another very important equation, और इसको फॉर एग्जांपल you can call it equation number 8। तो
तो अब आपके पास पार्शियल एस बाय पार्शियल वी, इसके लिए आपके पास इक्वेशन नंबर 8 में ये वैल्यू आ गई है। आपके पास पार्शियल एस बाय पार्शियल वी आपके पास इक्वेशन नंबर 6 में ये वैल्यू आ गई है, तो वो आप डीएस में इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। ओके, सो यू विल गेट डीएस इन टर्म्स ऑफ these parameter. So what you need to do, you just put equation 7 and 8 in equation 4. So you have ds is equal to 1 by t cv equation. वो तो हमने पहले से वापी, sorry, this is extra, so this is 1 by t और सर आपके के बाय पास बी। या इक्वेशन नंबर 4 में आपके पास पार्शियल एस बाय पार्शियल पी, एक कांस्टेंट भी है, तो पार्शियल एस बाय पार्शियल पी आपके पास इक्वेशन नंबर 6 में ये आपके पास आ गया। Yeah, so this is CV k by beta. So this is CV k by beta प्लस वहाँ पे क्या इक्वेशन नंबर 4 में पार्शियल एस बाय पार्शियल, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट जो है वो इक्वेशन नंबर 8 पर पुट कर देते हैं। सो यू दिस इज CP divided by T beta P, या यू कैन से कि TDS is equal to CV k by beta प्लस C, ये यहाँ पे जो CP है ये इसके सबस्क्रिप्ट में है। ओके, ये कोई C और P की मल्टीप्लिकेशन नहीं है। सो दिस इज CP डिवाइडेड बाय बीटा, दिस इज बीटा। सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, और ये आगे फ्यूचर में यूज हो सकता है। ओके, सो अब यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास इक्वेशन थे, लेकिन इससे हम तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन जो कि हर जगह पे यूज होंगे थर्मोडायनामिक में, दे आर नोन एज TDS इक्वेशन। तो so TDS equation, they are actually a set of differential equation based on the thermodynamical quantities जो यूज करते हैं हम इंट्रॉपी चेंज के लिए फॉर द system varying as TV, TP and PV. So depending upon the situation कि आपके पास सिस्टम में कौन से थर्मोडायनामिक पैरामीटर जो है वो चेंज हो रहे हैं। सो TDS equation, they are actually a set of three equation used to calculate the flow of heat that is dq is equal to TDS, okay, under डिफरेंट कंडीशन, जो कि हमने टीवी, टीपी और पीवी कर दिया है अंडर डिफरेंट कंडीशंस, और टू कैलकुलेट change in entropy as a function of
PV TP और PV। तो ये दोनों जो है एक ही चीज़ है, बिकॉज either you talk about the flow of heat or you talk about the change in entropy under different conditions. So different condition क्या है? You have T and V variable, you have T and P variable, or you have P and V variable. So ये जो तीन इक्वेशन है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये यहाँ पे हमारे पास पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो द फर्स्ट TdS इक्वेशन इज TdS इज इक्वल टू CV dt plus P partial P by partial T at constant V dV. So this is, for example, the first TdS equation, and this is for the PV system. Similarly, the second TdS equation is Cp dt minus T partial V by partial T at constant P dV। और इन इक्वेशन का एक इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि दे आर हाईली सिमेट्रिक। यू सी हियर, पहला जो है वो टीवी सिस्टम है तो यहाँ पे सीवी है, तो दूसरा जो है वो टीपी सिस्टम है तो यहाँ पे सीपी है। और यहाँ पे ये प्लस माइनस का थोड़ा सा फर्क है, तो पहले में प्लस है, दूसरे में माइनस है। ऊपर अगर पार्शियल पी बाय पार्शियल टी एक कांस्टेंट वी है, तो यहाँ पे पार्शियल वी बाय पार्शियल टी एक कांस्टेंट पी है, सॉरी, एंड दिस इज ऊपर अगर डी पी है, पहले में अगर डी वी है, तो यहाँ पे हमारे पास डी पी है। सो दिस इज द सेकंड TdS इक्वेशन। इसी तरह हमारे पास जो है वो थर्ड TdS इक्वेशन, वो P और V सिस्टम के लिए है, तो वहाँ पे हमारे पास Cp भी एग्जिस्ट करता है और C भी एग्जिस्ट करता है। दिस इज Cp partial T by partial V at constant P dV plus CV partial T divided by partial P at constant V dP. This is the okay. इन दोनों का जो ऑर्डर है वो जरूरी नहीं है। CV वाला आप पहले लिख सकते हैं और CP वाला बाद में लिख सकते हैं। तो अगर ये पहला और दूसरा टर्म आप आगे पीछे करें तो इससे कोई खास फर्क नहीं। हो सकता है कि किसी बुक में CV पहले लिखा हो, CP बाद में लिखा हो, तो ऑर्डर इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। सो ये जो हमारे पास थ्री सेट ऑफ इक्वेशन है, दीज आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट और बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं थर्मोडायनामिक में टू कैलकुलेट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द थर्मोडायनामिकल सिस्टम। जस्ट लाइक आप लोग मैकेनिक्स में आपके पास थ्री सेट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो आप जो यूज करते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और तीसरा क्या है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो यहाँ पे ये जो आप तीन सेट ऑफ इक्वेशन है, ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं to calculate the various dynamic behavior of the mechanical system। तो इसी तरह ये जो हमारे पास तीन TdS equation है, they are very very important equation and they are used to calculate the behavior of the thermodynamical system under a different condition of P, V, TP and TV। okay? वैसे चलते चलते मुझे ख्याल आया कि ये जो हमारे तीन इक्वेशन है मैकेनिक्स में, क्या आप लोग इसको डिराइव कर सकते हैं? यस सर। यस सर, यस सर, कर सकते हैं। आप में से कोई ऐसा है जो अपना अभी स्क्रीन शेयर करे? और फॉर एग्जांपल ये पहला वाला तो बहुत आसान है, पहले वाले में तो डिराइवेशन की कोई जरूरत नहीं है, दूसरा और तीसरा डिराइव करें। कोई ऐसा है जो अपना स्क्रीन शेयर करे और डिराइव कर सकता हूँ?
सर इतना जल्दी जल्दी तो नहीं होगा। या एक पेज पे करके और कोई तस्वीर। अच्छा, आप लोगों ने कभी इस पे सोचा है कि ये इक्वेशन आए कहाँ से? ये सर ये हमने नाइन्थ में डिराइव किए थे सर। रियली? यस सर। ओके, ओके। चलो, तो ये आपका हमारा जो टीडीएस इक्वेशन वाला टॉपिक है ये ख़त्म होता है। और उसके बाद हम एक और ही बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट ऑफ इक्वेशन की तरफ जा रहे हैं, विच इज़ नोन एज द मैक्सवेल रिलेशन। लेकिन वो मैक्सवेल रिलेशन जो है वो बहुत ही क्लोजली बेस करते हैं ऑन द थर्मोडायनामिक पोटेंशियल। तो हम मैक्सवेल रिलेशन और थर्मोडायनामिक पोटेंशियल को साथ साथ पढ़ेंगे। पहले हम थर्मोडायनामिक पोटेंशियल, इसकी डिफरेंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस डिराइव करते हैं, इसकी डिफरेंट पैरामीटर्स पे इसकी जो डिपेंडेंस है, और उसी से फिर हम मैक्सवेल रिलेशन डिराइव करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशंस हैं थर्मोडायनामिक में। तो थर्मोडायनामिक में तीन इक्वेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब तीन सेट ऑफ इक्वेशन, ये जो टीडीएस वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल रिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द थर्मोडायनामिक पोटेंशियल एंड मैक्सवेल रिलेशन। पहले हम जाते हैं थर्मोडायनामिक पोटेंशियल डिस्कस करने, और फिर उसके बाद जो है इससे हम मैक्सवेल रिलेशन जो है वो डिराइव करेंगे। सो अगेन हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट इज द कंबाइंड फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गई है? क्योंकि चीज़ें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, तो मैं सिर्फ लिखता रहा, बोलता नहीं रहा। हम्म। यस सर। ओके, सो अब जब हम थर्मोडायनामिक पोटेंशियल की बात करते हैं, तो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल में हमारे पास इस तरह, आप अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें तो वहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, वहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक पोटेंशियल होता है। तो इस तरह हमारे यहाँ पे भी पोटेंशियल है, एंड दैट इज फॉर एग्जांपल यू, द इंटरनल एनर्जी, दिस इज इंटरनल एनर्जी। एफ, दिस इज हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी।
and G, this is the Gibbs free energy, and H, this is enthalpy. अच्छा, आई होप कि आप लोगों ने अपने थर्ड सेमेस्टर में जो आपको थर्मोडायनामिक का कोर्स है इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नहीं? इंटरनल एनर्जी तो वो तो बहुत जाहिर है कि इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या है. डू यू नो व्हाट इज हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी? सर इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें. ओके, तो इंटरनल एनर्जी की तो आपको पता है. तो जनरली हम अगर फ्री एनर्जी की बात करते हैं तो फ्री एनर्जी वो एनर्जी है जो सिस्टम के अंदर अवेलेबल है फॉर द वर्क डन. फॉर एग्जांपल, अगर आपने बैटरी को चार्ज किया है तो बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दैट इज द फ्री एनर्जी, जिसको आप आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, तो इसी तरह अब हमारे पास फ्री एनर्जी में दो किस्म की एनर्जीज है. एक को हम कहते हैं हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, एक को गैस फ्री एनर्जी. तो जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है ये पीवी सिस्टम के लिए है, और जो गिब्स फ्री एनर्जी है ये टीवी सिस्टम के लिए है. ओके, तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द टीवी सिस्टम, जहाँ पे वेरिएबल आपके पास टी और वी है, तो वहाँ पे सिस्टम के अंदर जो एनर्जी एग्जिस्ट करती है that is known as the Helmholtz free energy. And when you are talking about the PV system, जहाँ पे वेरिएबल आपके पास P और V है, तो वहाँ पे जो फ्री एनर्जी एग्जिस्ट करती है that is known as the Gibbs फ्री एनर्जी. जो एंथैल्पी है, दिस इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द केमिकल रिएक्शन. तो आपको ये बताता है कि सिस्टम जो है वो केमिकल रिएक्शन इसमें हो सकता है या नहीं हो सकता. तो या यू कैन से कि दिस इज एक्चुअली corresponding to the chemical equilibrium. अगर डेल्टा एच जीरो है, देर इज नो चेंज इन इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं दैट इज केमिकली इनर्ट. इस सिस्टम में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा. अब शायद आप लोग भी हैरान होंगे कि थर्मोडायनामिक में हम केमिकल रिएक्शन क्यों उसको डिस्कस कर रहे हैं. तो आपको पता है कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन में दो किस्म की केमिकल रिएक्शन है. एक को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, और एक को हम कहते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. तो जो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है वो हीट खारिज करता है, और जो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है वो हीट गेन करता है. तो जाहिर है अगर एक सिस्टम के अंदर एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वो सिस्टम जो है वो हीटअप हो जाएगा, और अगर वो किसी सिस्टम के अंदर जो है वो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वो सिस्टम या तो कूल डाउन हो जाएगा या ये करेगा कि वो सराउंडिंग से हीट जो है वो गेन करेगा. सो दैट इज वाई इन केमिकल रिएक्शन के साथ जो है एक्सचेंज ऑफ हीट इन्वॉल्व है. सो दे आर फ्रिक्वेंटली डिस्कस इन थर्मोडायनामिक. सो आगे हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो चार केमिकल चार थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक वेरिएबल. सो कीप इन माइंड, एक हमारे पास पोटेंशियल है और एक हमारे पास वेरिएबल है. जो तो ये चार तो हमारे पास केमिकल पोटेंशियल है, और जो थर्मोडायनामिक वेरिएबल है वो है, कोई बता सकता है थर्मोडायनामिक वेरिएबल कौन कौन से? वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, ये. या ओके, सो ये आपके पास जो है वो थर्मोडायनामिक वेरिएबल है. तो इसको हम, ये जो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है इसको हम लिख सकेंगे इन टर्म्स ऑफ द थर्मोडायनामिक वेरिएबल.
ओके, या उन थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स को हम लिख सकेंगे इन टर्म्स ऑफ द थर्मोडायनामिक पोटेंशियल। ओके, सो आगे देखते हैं, और ये एग्जैक्टली इस तरह से है जिस तरह से आपके पास इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जो हमने एग्जांपल लिया, तो वहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। सो या आप ग्रेविटेशनल फील्ड में भी इस तरह करते हैं, आप मैग्नेटिक फील्ड में भी इस तरह करते हैं। तो यहाँ भी हम इन थर्मोडायनामिक पोटेंशियल को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द gradient of some variables. Okay, so you will see. अच्छा, तो बात हो रही थी इनकी फंक्शन की। तो वी स्टार्ट विद द हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, और जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है उसके लिए हमारे पास रिलेशन है F इज इक्वल टू U माइनस टी एस। सो लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, कुछ बुक्स में हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो either it is F or it is A. This is the Helmholtz free energy. सो लेट सपोज यहाँ पे हम इसको F से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब है कि डी एफ आपके पास हो जाएगा डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अब डी यू आपके पास बी, इसको हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द बेसिक वेरिएबल। ओके, सो दैट इज टी डी एस माइनस टी डी वी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी अपनी जगह पे। तो ये वाला टी डी एस इस वाले टी डी एस के साथ हम कैंसिल कर देते हैं। सो यू हैव डी एफ इज इक्वल टू माइनस टी डी वी माइनस एस डी टी। ओके, सो यू सी हियर जो हमारे पास थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है एफ, इसको आप लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द थर्मोडायनामिक वेरिएबल वी एंड टी। सो जो डी एफ है, दिस इज द वेरिएशन इन द थर्मोडायनामिक पोटेंशियल, और इसको आप लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द वेरिएशन इन द थर्मोडायनामिक वेरिएबल डी वी and dt. Okay, so let's suppose this is equation number 5. Okay, अब इसका मतलब है कि हमारा जो f है ये v और t डिपेंडेंट है, तो इसको हम f को हम लिख सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ v एंड t, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि df इज इक्वल टू पार्शियल f बाई पार्शियल v एट कांस्टेंट t into dt plus partial f by partial v, sorry, partial t at constant v, sorry, this is dv so let's suppose this is equation number 6। अब आप इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को अगर आप कंपेयर करें, तो dv का कोफिशिएंट जो है वो dv के बराबर होगा, और dt का कोफिशिएंट जो है वो dt का बराबर होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट, या कंपेयर 5 एंड 6। सो 5 और 6 आपके सामने है। सो इसका ये मतलब हुआ कि जो पार्शियल f बाय पार्शियल v एट कांस्टेंट t है, दिस इज इक्वल टू माइनस p, एंड partial f by partial t at constant v is equal to minus s. So let's suppose this is another set of equation number 7 for example. यहाँ भी हमारे पास इस तरह का
या एक सेट ऑफ इक्वेशन हमारे पास ये आया है, ओके, और एक सेट ऑफ इक्वेशन आपके पास ये आ गया। सिमिलरली हम गिब्स फ्री एनर्जी से भी दो इक्वेशन ले सकते हैं। तो जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो टी पी सिस्टम के लिए है, और उसके लिए जो हम इक्वेशन लिखते हैं जी इज इक्वल टू यू माइनस पी एस प्लस पी वी। ये u माइनस टी एस जो है इसको हम एच भी लिखते हैं, ओके। तो कभी कभी आपको गेट्स फ्री एनर्जी जो है इन टर्म्स ऑफ एच प्लस पी वी भी मिलता है, लेकिन एच जाहिर है वो तो कोई थर्मोडायनामिक वेरिएबल नहीं है, वो तो खुद एक थर्मोडायनामिक फंक्शन है, और हम यहाँ पे थर्मोडायनामिक वेरिएबल को लिखना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक फंक्शन, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। सो अब हम अगर उसी की तरह डी जी लेते हैं, सो दिस इज डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी प्लस टी डी वी प्लस वी डी पी, और डी यू की अगर हम वैल्यू लगाए तो देट इज टी डी एस माइनस टी डी वी, और माइनस टी डी एस अपनी जगह पे, माइनस एस डी टी अपनी जगह पे, प्लस टी डी वी अपनी जगह पे, प्लस वी डी पी अपनी जगह पे। तो ये प्लस पी डी वी इस माइनस पी डी वी के साथ कैंसिल कर देते हैं, ये माइनस टी डी एस प्लस टी डी एस के साथ कैंसिल कर देते हैं, एंड यू आर लेफ्ट विद माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी। सो यू सी हियर कि हमारे पास जो जी है, ओके, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 8। तो यू सी हियर कि हमारे पास जो जी है दिस इज द फंक्शन ऑफ टी एंड पी। वही शुरू में मैं आपको बता रहा था कि जो एफ है, एफ इज द फंक्शन ऑफ वी एंड टी, ये फ्री एनर्जी है एंड वी टी सिस्टम, और जो जी है दिस इज फ्री एनर्जी एंड पी पी सिस्टम। तो अगर हम डी जी मालूम करें तो डी जी कम्स आउट टू बी पार्शियल जी सर बाय पार्शियल जी। सर ये लास्ट वाले इक्वेशन में हमारे साथ वॉल्यूम नहीं है गया, हम कहते हैं कि गिव्स फ्री एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम। नहीं कहा, मैंने कहा ये प्रेशर और टेम्परेचर पे, गैस फ्री एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। और सर और वो ये वॉल्यूम हम डिपेंडेंट नहीं है। नहीं है, वो टेम्परेचर और वॉल्यूम डिपेंडेंट हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है, अच्छा अच्छा ठीक है सर। ओके। सो दिस इज डी जी इज इक्वल टू पार्शियल जी बाय पार्शियल टी एट कांस्टेंट पी डी टी प्लस पार्शियल जी बाय पार्शियल पी एट कांस्टेंट टी डी पी, ओके। दिस इज इक्वेशन नंबर 9। अब अगर हम 9 और 8 को कंपेयर करें, सो यू विल हैव कंपेयर 8 एंड 9, सो यू विल हैव, ये आपके पास डी जी है, सो दिस पार्शियल जी बाय पार्शियल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू माइनस एस, एंड partial g by partial p at constant t is equal to v. So this is another set of equation, okay। So ये आगे हम यूज करेंगे, आगे हम थर्ड ऑफ थर्मोडायनामिक की तरफ जब जाएंगे तो इसमें से कुछ इक्वेशन यूज हो रहे हैं, तो वहां पे जब मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा तो आप समझेंगे कि भाई ये इक्वेशन आई कहाँ से है। सो इसका जो बेस है ये यही है। इसी तरह हमारे पास जो आखिरी पोटेंशियल रह गया है एंथैल्पी, और वो मैंने आपको पहले ही बताया कि उसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड देट इज यू प्लस पी वी। सो एग्जैक्टली यही काम हम यहाँ ही कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल जिस तरह मैंने वहाँ पे 3 दफ़ा चीज़ें को रिपीट कर, यहाँ पे चौथी दफ़ा मैं रिपीट करने जा रहा हूँ, तो मैं कोई बोलूँगा नहीं, बस मैं वैसे ही लिखता जाऊँगा, आप इसको देखते जाए।
Okay, you understand this? No, sir. No? Why no? You see Sir, the here? statement, ये समझ में आ गया नीचे वाला. क्या नीचे वाला? तो आप थर्मोडायनामिक फंक्शन को थर्मोडायनामिक पोटेंशियल के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ पार्शियल डेरिवेटिव. और ये सी हियर टी इज अ थर्मोडायनामिक फंक्शन, और इसको आप एज अ पार्शियल डेरिवेटिव आप एंथैल्पी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वी इज अ थर्मोडायनामिक फंक्शन, और इसको आप एज अ पार्शियल डेरिवेटिव एच रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसी तरह हम आपके पास बाकी इक्वेशन है 10 वाले में देखें. जी थर्मोडायनामिक एस एंट्रोपी इज अ थर्मोडायनामिक फंक्शन, इसको आप इन टर्म्स ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द थर्मोडायनामिक पोटेंशियल जी रिप्रेजेंट कर सकते हो. आगे अब जाए जो दूसरा हमारे पास था ये वाला देखें.
हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी के पार्शियल डेरिवेटिव से आप प्रेशर और उससे एंट्रोपी में कर सकते हैं एंड सो ऑन। इसमें अंडरस्टैंड ना करने वाली कौन सी बात, ये एग्जैक्टली इस तरह से है जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिखते, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और पोटेंशियल, तो यू सी पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल वी बाय पार्शियल जेड के। सो वी आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और इलेक्ट ई जो है वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, एंड दिस इज वन ऑफ द वेरिएबल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जांपल, क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पे चार्ज है तो इस पूरी रीजन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी करती है इज अ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या इसको हम कहते हैं नेगेटिव ग्रेडियंट। बल्कि यहाँ पे वो नेगेटिव भी है क्योंकि यहाँ पे ये और शायद आपको पता हो कि जो नेगेटिव का मतलब क्या होता है। सही है। सो यहाँ पे ये एग्जैक्टली हर सब्जेक्ट में इस तरह से है कि यू रिप्रेजेंट some basic functions of the system by the relevant potential of that system. नो, आप लोगों ने इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ा है अभी तक या नहीं पढ़ा? यस सर, पढ़ा है। हाँ, तो उसमें ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा है, यस इलेक्ट्रिक सर, फील्ड क्यों इज नहीं इक्वल पढ़ा। टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जी सर, जी सर। या तो ग्रेडियंट क्या होता है, इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव में लेते हैं ना। सो दिस इज एग्जैक्टली द सेम स्टेटमेंट। और यहाँ पे जिस थर्मोडायनामिक फंक्शन और थर्मोडायनामिक पोटेंशियल के दरमियान जो है वो रिलेशन है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फंक्शन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान रिलेशन है। इस तरह मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक पोटेंशियल आप एसोसिएट कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आप एसोसिएट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज नॉट समथिंग वेरी न्यू, दिस इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। अब यहाँ पे हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है वो डिराइव करने जा रहे हैं, और ये आगे जब हम थर्ड ऑफ थर्मोडायनामिक यूज करेंगे तो वहाँ पे ये यूज होगा। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 we have u is equal to f plus ts. Okay, and from equation number 6 we have s is equal to minus partial by f by partial t at constant v. तो ये अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, so what you have, this implies that u is equal to f minus t into partial f by partial t at constant v. So this is another very important equation in terms of the thermodynamic potential। ये भी हम आगे यूज करते हैं। इसी तरह एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, दिस कुड बी यूज्ड इन फ्यूचर। इसी तरह बिल्कुल सेम इक्वेशन नंबर 7 एंड 11 से हम ये लिख सकते हैं कि G इज इक्वल टू H माइनस TS, जो मैंने आपको बताया था, या यू कैन से H इज इक्वल टू G प्लस TS, and from equation number 10 S is equal to minus partial G by partial T at constant P। तो ये अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, so you have G is sorry H is equal to
H is equal to G minus partial G by partial T at constant P, और यहाँ पे हमारे पास T भी है. So this is also another very very important equation जो कि हम डिफरेंट मौके पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं. जनरली जो इक्वेशन नंबर 15 और 16 है, इसको हम कहते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. सो इक्वेशन आपको नज़र आ रहा है, इक्वेशन 15 and 16 are known as Gibbs Helmholtz equations. ओके, सो इक्वेशन 15 यूज होता है वो जहाँ पे आपके पास वेरिएशन विद टी हो एट कांस्टेंट वी, और इक्वेशन नंबर 16 यूज होता है जहाँ पे आपके पास वेरिएशन एंड टी हो विद एट कांस्टेंट पी. तो ये दोनों इक्वेशन जो है आप इन दो स्पेसिफिक केसेस पे या इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में इसको यूज कर सकते हैं. अब टाइम आ गया है कि हम मैक्सवेल रिलेशंस डिराइव करें, लेकिन वहाँ तक जाने से पहले अगर आप लोगों को कोई इसमें प्रॉब्लम है, कोई डाउट्स है, तो आप पूछ सकते हैं. दीज आर सिंपल डिराइवेशन, और इसका यूज़ जो है वो मुख्तलिफ प्रैक्टिकल सिचुएशन में होता है, या अगर हम कोई बाकी कोई इक्वेशन वगैरह डिराइव करते हैं तो हम यहाँ से हेल्प लेते हैं. फॉर एग्जांपल कहीं पे हमारे पास इस तरह का कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है, तो वहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भाई ये तो इंटरनल एनर्जी के बराबर है. या अगर हमारे पास इस तरह इक्वेशन नंबर 16 वाला कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है, तो वो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि भाई ये तो 16 से h के बराबर है, या यहाँ से आप h माइनस जी मालूम कर सकते हैं. तो इस तरह आप उसको शफल करते जाए तो यू कैन हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट इंफॉर्मेशन एंड इक्वेशन. ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी आर गोइंग टुवर्ड द मैक्सवेल रिलेशन. अच्छा, मैक्सवेल रिलेशन से पहले आप लोगों को एक चीज़ आनी चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हम मुख्तलिफ किस्म की डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ करते हैं, और हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जिसको हम कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. डू यू नो व्हाट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके लिए कंडीशन क्या है? ओके, सो फॉर एग्जांपल if you have a function z, okay, and this depends upon the variable x and y, okay, so what you can write is dz is equal to m, which is the function of xy, okay, dx plus n, which is a function of xy into dy. So this is an exact differential equation is exact if and only if partial m by partial y at constant x is equal to partial n by partial x at constant y. ये आपको पता है, ये कंडीशन है. अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली कंडीशन मीट करता है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं दैट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन पे मेरे ख्याल में एक पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ा है. यस सर. जी सर, बिल्कुल पढ़ा है. तो उसमें आप लोगों ने एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़े, या उसके ऊपर कंडीशन नहीं पढ़े? सर पढ़े, क्यों नहीं सर, पढ़े. तो आप लोग तो खामोश हैं. ओके, और सर
तो चलो आप मुझे ये बताएं कि व्हाट डज फिजिकली मीन बाय एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वो होता है जिसमें मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई के जो टर्म्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका फिजिकल मतलब क्या हुआ? ये तो इसके ऊपर कंडीशन है। और सर डिफरेंशियल इक्वेशन तो होता है जिसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव या पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद हो। यहाँ पे हम एक स्पेशल फॉर्म की बात कर रहे हैं कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा अगर ये कंडीशन मीट करते हैं। अगर ये कंडीशन मीट नहीं करते तो दिस इज एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस कुड नॉट बी कॉल्ड एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो कोई जो फंक्शन है z, ये उस वक्त हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते अगर ये z पाथ डिपेंडेंट हो। वो फंक्शन जो पाथ इंडिपेंडेंट हो और वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता हो तो उसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमारे पास जो थर्मोडायनामिक फंक्शन है दे आर एक्चुअली स्टेट फंक्शन, जो कि सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। वो पाथ पे इनके दरमियान जो प्रोसेस हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाली कंडीशन है ये वहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, और इन कंडीशन के अप्लाई करने के रिजल्ट में हमारे पास एक नया सेट ऑफ इक्वेशन बनता है, एंड दैट इज फोर इक्वेशन है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट set of equation that is generally known as the Maxwell relation. So when situation is there, so it means that Z is path independent, and is only depending upon the initial and final state. ओके, सो हमारे पास जो थर्मोडायनामिक फंक्शन है दे आर एक्चुअली स्टेट फंक्शन। तो इसको हम फिर अप्लाई करें तो अगर हम इस इक्वेशन को, ये जो कंडीशन है, लेट सपोज ये आखिर हमारी इक्वेशन क्या है 16 है, तो ये कंडीशन 17, सो अप्लाइंग इक्वेशन 17 जो कि एक्चुअली कंडीशन ही है, सो अप्लाइंग इक्वेशन 17 on equation number 1, 5, 8 एंड 12। तो अगर हम ये 1 में आपके पास अगर आप देखें तो वहाँ पे इंटरनल एनर्जी है जो कि स्टेट फंक्शन है। इक्वेशन नंबर 5 में आपके पास जो है वो हेलम हर्ट्ज फ्री एनर्जी है जो कि स्टेट फंक्शन है। इक्वेशन नंबर 8 में आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी है जो कि स्टेट फंक्शन है। और इक्वेशन नंबर 12 में आपके पास इंथैल्पी है जो कि स्टेट फंक्शन है। तो हम इक्वेशन नंबर 17 को इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम ये अप्लाई करते हैं सो इक्वेशन नंबर 1 को हम लिख सकेंगे। इक्वेशन 1 विल बी partial t by partial v at constant s will be equal to minus partial p by partial s at constant v. Equation number 5, this comes out to be partial p by partial t at constant v is equal to partial s by partial v at constant t. इसी तरह इक्वेशन नंबर 8 आपके पास बन जाएगा partial v by partial t at constant p is equal to minus partial s by partial p at constant t. And
इक्वेशन नंबर 12 पे जब ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, सो दिस कम्स आउट टू बी partial t by partial p at constant s is equal to partial v by partial s at constant p। तो फॉर एग्जांपल इसको आप इक्वेशन नंबर 18 कह दो, इसको आप इक्वेशन नंबर 19 कह दो, इसको 20 और इसको 21। तो ये जो सेट ऑफ इक्वेशन है फ्रॉम 18 to 21, these are known as Maxwell relation। Okay, so this set of equation is known as Maxwell relation। so ये भी डिफरेंट सिचुएशन में हम इसको यूज करते हैं। सही है। तो आप लोगों को अगर समझ आ गया है, बाकी आप लोग किसी भी बुक में, किसी भी वेबसाइट पे आप इस चीज़ को मज़ीद इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर है तो हम अब यहाँ से निकल रहे हैं थर्मोडायनामिक लॉज से, और वी आर गोइंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ केसेस, या ये भी कर सकते हैं हम कि इसके बाद हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक पढ़े, या इसको बेहतर है कि हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक पढ़े और उसके बाद जो है। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो ये एक हो जाएगा, और इसके बाद जो है जो सेकंड टॉपिक होगा वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है। तो दो, तो अगले दो लेक्चर में हम ये दो चीज़ें इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो इसके साथ साथ हमारा थर्मोडायनामिक का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सही है। और बाकी असाइनमेंट के हवाले से ये है जो मैंने पहले आपको कहा था कि आप सब लोग अपना असाइनमेंट लिख के असद के साथ जमा कराओ, और असद उसका एक फोल्डर बना के मुझे सेंड कर दें। सही है। सर सर जब आता है उसका ड्राइव फोल्डर लिंक सेंड कम जी सर सीआरएम जब आता है उसका द ड्राइव फोल्डर लिंक सेंड कम ಓಕೆ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ನೋಡಕ್ ಬಸ್ ಟೋಲ್ ಯು ಫೋಲ್ಡರ್ जो का माथे पता के रावलेगा कप व्हाट्सएप में अंदर आत लो ने बिया माथे पे ईमेल की रावलेगा, लेकिन सही सर व्हाट्सएप और सर वाला टाइम लग जी टाइम बेगाल 12 बजे पर इलेक्शन एक्सटेंड के देनी शिकस्त 12 जा बजे सबा सबा दौरा जी 12 बजे शुदा। ओके सर सही है सर थैंक यू सर ओके सही था बला सा जी खबर सर सही है सर बस सर दा का खबर है ओके ओके अल्लाह हाफिज़।